हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत सारे जोश के साथ। जैसा कि हम अभी तक का टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान की क्लास में हम जानेंगे आगे के टॉपिक्स। आगे के टॉपिक्स जानने से पहले जिन बच्चों ने पुराने टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, पुराने कंसेप्ट जिनके नहीं हो पाए, जिन्होंने मेरी पुरानी क्लास अटेंड नहीं करी है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आपको मेरे जितने भी क्लासेस हैं जो आप अटेंड नहीं कर पाए वो आपको मिल जाए और आप उसे समझकर मेरी सारी क्लासेस के कंसेप्ट समझ जाएं। और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद की हम बात करते आ रहे हैं। कैसे भारत में लोगों में एकता, भारत के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति समर्पण कैसे आया, ये सारे घटनाक्रम हमने जाने। क्या क्या आंदोलन हुए, हमने सत्याग्रही आंदोलनों के बारे में जाना। किस तरह से अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार करते रहे और हम उससे लड़ते लड़ते अपनी एक विचारधारा को आगे लेकर गए और हमने हर विचारधारा के लिए अलग से आंदोलन किए। हर समय एकता का प्रतीक बन के अंग्रेजों को दिखाया और बताया कि हम किसी से कम नहीं, हम भारतवासी किसी से कम नहीं। तो आज हम जानेंगे आगे और क्या घटनाक्रम हुए। पर उससे पहले बच्चों, मैं फिर से बताना चाहूंगी, हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैंने शुरू से हर वीडियो में यही बोल रही हूं, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए बच्चों, आप जल्दी से अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको पूरा जो भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया जो हमारा चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से क्लास में ही याद हो जाए। क्योंकि बच्चों इसमें मैंने एमसीक्यूज भी इंक्लूड करे हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास पहले रिवीजन के साथ। तो चलिए बच्चों, पहले देख लेते कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, है ना। उसके बाद हमने रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग में अलग अलग धाराएं। हमने ये भी जाना किन जातियों ने, किन धर्मों ने के भारत में जो अलग अलग जगह हैं उनमें किन किन लोगों ने अपनी भागीदारी दी स्वतंत्रता के लिए। हमारे जो गांधी जी के द्वारा बनाए गए आंदोलन जैसे सत्याग्रही आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन में किन किन तरह के समूह, किन किन तरह के लोगों ने, किन किन भारत में जितने भी समुदाय हैं उसमें अलग अलग समुदाय के किन लोगों ने अपनी भागीदारी दी, किन लोगों ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, समझा और ये चीज उन्होंने दिमाग में डाली अपने कि हम जो भी ब्रिटिशर्स हैं, जो भी अंग्रेज हैं, वो क्या हम पे अत्याचार कर रहे हैं और उनकी क्या मंशा है, वो हमें किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और हम कैसे एकता बनाए रखें। तो ये सब हर भारतवासी ने अपने मन में ये चीज लाई और अपने दिमाग में बिठाई कि हम हर आंदोलन के द्वारा इस लड़ाई को जीतेंगे और स्वराज पाएंगे, स्वतंत्रता पाके रहेंगे। अब बच्चों, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था असहयोग के में अलग अलग धाराएं के बारे में। उसके बाद में हमने चौरी चौरा जो इंसिडेंस था उसके बारे में भी हमने जाना था। अब बच्चों क्या होता है, जब वो इंसिडेंस हो जाता है, जब वो घटना हो जाती है, वहां पे जो लोग आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए थे, जब उनमें हिंसक भावना आ जाती है, जब वो ये देखते हैं कि पुलिस वाले हम पे गोलियां चला रहे हैं, चलाने वाले हैं और तैयारियां कर रहे और चला दी, तब जो भीड़ थी वहां पे उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया
और आगे बढ़कर उन्होंने पुलिस कर्मियों को थाने में ही जला दिया था, क्योंकि ये गुस्सा उनके मन में आया कि हर बार हम पर अत्याचार क्यों। तो जो आंदोलन था, जो अहिंसा का प्रतीक था, वो बन गया हिंसक। इस बात से गांधी जी बहुत निराश हो गए बच्चों। इस बात से जो एक स्वतंत्रता की जो लहर उठी थी, जो लोगों में, देशवासियों में आक्रोश था, वो हिंसक बन गया। हम जो गांधी जी ने कहा था कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, हम अहिंसक आंदोलन करेंगे, पर जो आंदोलन था वो हिंसा में परिवर्तन हो गया, वो हिंसक बन गया। तो उस वजह से गांधी जी बहुत नाराज हुए और बहुत निराश हो गए। तो उन्होंने वही असहयोग आंदोलन को रोक दिया और उन्होंने वही जितने भी आंदोलन थे, उन्होंने सारे आंदोलन वापस लिए, स्थगित कर दिए। हमने इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जाना। तो अब जब समय एकदम से पूरा मतलब देश शांत हो गया, एकदम बिल्कुल शांति सी आ गई, मतलब जो क्रांति की आवाज थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दबती जा रही थी। जो स्वतंत्रता की लोगों में मन में फीलिंग थी, भावना थी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत परेशानी से जूझ रही थी कि अब हम क्या करेंगे। जो अहिंसा का रास्ता था वो हिंसक बन गया। और जो गांधी जी थे उन्होंने अपने जितने भी आंदोलन हैं उनको वहीं स्थगित कर दिया था। जो असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू करा था उसको वहीं स्थगित कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा हिंसक रूप ले लिया था उस आंदोलन ने। पर वो तो अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे, पीसफुली, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन में विश्वास कर रहे थे। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा डगमगाया गया था। जो स्वतंत्रता की जो विचारधारा, जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं उस समय डगमगा रहा था और एकदम शांति सी आ गई थी, क्योंकि सब निराश थे। क्योंकि गांधी जी ने अपने देशवासियों को ये समझाया था कि हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अहिंसा को ऊपर लेके चलेंगे, हम सत्याग्रह के विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। तो बच्चों जानते हैं किस टाइप का घटनाक्रम बना। पर आज की इस क्लास में मैं आपको एक मूवी की स्टोरी बताऊंगी। कौन सी मूवी? आजादी, स्वतंत्रता की जो हमारी मूवी, उसके बारे में। इसमें बहुत सारा थ्रिलर है, सस्पेंस है और बहुत सारे आंदोलन हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, कोई भी मूवी, कोई भी आप वेब सीरीज वगैरह सब देखते हैं, सब बच्चे मूवी बहुत इंजॉय करते हैं। तो हर मूवी में कौन होता है? एक होता है विलन। वी किसको बताते हैं? विलन, मतलब खलनायक, खलनायक, विलन। और एक होता है हीरो, उसको बोलते हैं नायक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये गाना सब बच्चों ने सुन रखा है, सब बड़ों ने भी सुन रखा है ना, घर पे भी सुनते लोगों ने सुन रखा है। तो जो खलनायक है वो कौन है हमारी स्टोरी में? मैं वो शुरू से हम देखते आ रहे। आपने जितनी भी कंसेप्ट्स पढ़े, जितने भी आंदोलन पढ़े, जितने भी घटनाक्रम सुने, उसमें आपको विलन कौन लग रहा है? अंग्रेजी सरकार, मतलब ब्रिटिशर्स। ये कौन है? ये है विलन, ब्रिटिशर्स, मतलब खलनायक। और हमारे नायक कौन है? जितने भी भारतीय हैं, बी मतलब भारतीय, भारतीय हिंदुस्तानी, जितने भी भारतीय हैं वो कौन है? नायक, मतलब हीरो। अब जो विलन है वो अलग अलग राजनीतियां बनाता है, अलग अलग टाइप के एक्ट बनाता है, अलग अलग टाइप के कानून बनाता है। किसको तोड़ने के लिए? भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए। कि भारतीय जितने भी भारत के वासी हैं, भारत के लोग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, वो एकजुट ना हो, वो हमेशा हमसे दबे रहे, हमेशा हमारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो इसी तरह फॉलो करते रहें, और हम जो कानून बनाए उसे भी फॉलो करते रहें। अब क्या हुआ? बीच में आ गए एक विलन, एक खलनायक आ गया बीच में। उसको हम एस नाम देंगे, एस मतलब साइमन। अब साइमन आए। अब आपको एक ट्विस्ट बताती हूं। जो साइमन आया उसने बनाया साइमन कमीशन। क्या बनाया? साइमन कमीशन। ये एस मतलब साइमन कमीशन। अब भारतवासी हीरो बनते जा रहे थे,
अभी बीच में थोड़ी सी शांति आ गई थी, सब भारतवासी, मैंने बताया जैसे जो चौरी चौरा जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें सब लोग बिल्कुल, मतलब उसके बाद जब गांधी जी ने बोल दिया कि अब हम आंदोलन को थोड़ा सा स्थगित कर रहे हैं, स्थगित मतलब अब कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि वो किस में परिवर्तन हो गया, जो अहिंसक आंदोलन था वो हिंसक बन गया, हिंसा में परिवर्तन हो गया, हिंसक बन गया, तो इसीलिए गांधी जी ने स्थगित करा। अब हमारे हीरो जितने भी भारतीय भाई बंधु, भारतवासी, वो हीरो का काम कर रहे थे और विलन अपनी, जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं बच्चों, कोई भी आप मूवी देखते हैं तो उसमें लगता है हीरो हर फाइट में जीतता जाता है और विलन हर बार नए नए अत्याचार करता जाता है, पर हीरो कहीं ना कहीं से एंड में जीत ही जाता है। तो बस हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई, जो भारत में राष्ट्रवाद की लड़ाई, जो भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई, वो इसी तरह आगे बढ़ती जा रही थी, इसी तरह जीतती जा रही थी। अब थोड़े समय के लिए क्या हो गया, माहौल शांत। अब क्या हुआ, अंग्रेज वापस आए, वापस थे तो यहीं पे, पर अब उनने सोचा कि ये फिर से इकट्ठा न हो जाए, तो उन्होंने कुछ रणनीतियां बनाई। उन्होंने क्या रणनीति बनाई, उन्होंने बनाया साइमन कमीशन। अब हम जानेंगे ये साइमन कमीशन क्या था, ठीक है। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ साइमन कमीशन के बारे में, पर इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप अपने लिए। अगर आपके घर में शादी हो, है ना, आपके घर में शादी चल रही है, शादी होती है, सबके घर में होती है, साथ अपन सजावट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे परिवार वाले आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, और कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ गए जिनको ना आप जानते हो, ना आप पहचानते हो, ना उनकी भाषा समझते हो, और ना वो आपकी तरह दिखते हैं, और मान सकते हैं कि वो आपको किसी भी रूप में या किसी भी तरह से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई आपका कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे, और वो आपके घर में आ जाओ, शादी वाले घर में आपको बता रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों रखा है, इसको ऐसा करो, खाना ऐसा बनना चाहिए, शादी के कपड़े ऐसे आने चाहिए, मिठाइयाँ ऐसी होनी चाहिए, अरे हमें तो ये चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे ना, बिन बुलाए मेहमान। एक तो बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में आ गए, हमारी शादी खराब कर रहे हैं, और ऊपर से हम पे ऑर्डर दे रहे हैं। यही हुआ था साइमन एक्ट में। अब साइमन कमीशन यही था। अब जब देखा गया कि भारत बिल्कुल शांत है, तो इन लोगों ने क्या करा, इस शांति को अपन और शांत कर सकते हैं। जो भारतवासी थोड़ी सी जो एकता जागी थी उनमें स्वतंत्रता के लिए, और भारत में राष्ट्रवाद जो जागा था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही भारत में राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ। अब बच्चों बात करते हैं हम साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन का विरोध भी क्यों हुआ, क्या था ये कमीशन, क्यों विरोध हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाए जिनको आप जानते तक नहीं, और वो आपके घर में चीजें अपनी तरह से करे, तो आपको कैसा लगेगा, मान ना मान, तू मेरा मेहमान, यही बोलेंगे आप, है ना। तो अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये साइमन कमीशन का विरोध क्यों करा, जो साइमन थे अब क्या करा, ये जो साइमन कमीशन है ये पहले कहाँ बना, ब्रिटिश में। कहाँ बना, ब्रिटिश में। पर कब बना, 1927 में। और भारत में कब आया, 1928 में। बच्चों ये एक कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1928 में आया साइमन कमीशन या 1927 में। 1927 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, भारत नहीं आया था, भारत नहीं आया था, भारत आया 1928 में। कब आया, 1928 में। अब आप देख रहे हैं उस टाइम पे जो साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन नाम क्यों दिया, क्योंकि जो इसका मेन अफसर था उसका नाम था साइमन, उसका नाम था साइमन। अब आप देख रहे होंगे पीछे
यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने अच्छा सूट बूट टोपी और बिल्कुल एकदम मस्त बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे भारतीय लोग, भारतवासी, भारत की जनता। अब भारत की जनता साइमन बहिष्कार, साइमन वापस जाओ, बहिष्कार, ये क्यों कर रही है? ऐसा ऐसा क्या था साइमन एक्ट में, ये हम जानेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बिन बुलाए मेहमान। अब ये लोग कौन थे? ये साइमन की वो टीम थी जो हमारे भारत में बिन बुलाए आ गई। क्यों आ गई? इनको ये चाहिए था कि हम देखना चाहते हैं कि भारत में जो संविधान है वो किस तरह से चल रहा है। एक कमीशन बना दिया गया, हम जांच करेंगे, हम पड़ताल करेंगे। कितने लोग आए वहां से? ये 7 लोग हैं टोटल, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंग्रेज आते हैं भारत में। किस चीज के लिए देखने आते हैं? भारत में सब ठीक तो है, सब बढ़िया तो है, कुछ हमें बदलना तो नहीं है, भारतवासियों को किसी चीज की सहायता तो नहीं है क्या? वो सब जो भी चीजें, जो टैक्स वगैरह है, जो भी पैसा आ रहा है, क्या वो व्यवस्थित है? अब पहली बात, देश हमारा, लोग हमारे, चीजें हमारी, पैसा हमारा, और बताओगे आप तो ये तो अच्छी जबरदस्ती हो गई। वही बात, मान ना मान, तू मेरा मेहमान। अब ये मेहमान बन के आ गए हम पे फिर से राज करने, एक दूसरे कमीशन के तहत, दूसरे एक्ट के तहत, है ना। अब साइमन कमीशन में ऐसा क्या था जो लोगों ने इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया? क्यों किया? अब ये हम जानेंगे। पहले बात तो इसमें ये 7, क्या इसमें से आपको कोई भी भारतीय दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है और यहाँ पे सब भारतवासी हैं। बेटा, साइमन कमीशन का मतलब ही ये था कि वो लोग देश में आके और घुसपैठ करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि हम भारत में अपने ही संविधान चलते रहने दें, अपने ही कानून चलते रहने दें, हम ही जाने कि कहाँ पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है और कैसी चीजें हो रही हैं। अब अगर वो इनमें से किसी में, मतलब 2 पदों पे भी या 3 या किसी एक में से भी किसी भारतवासी को ले लेते तो शायद फिर भी भारतवासी इस कमीशन की इजाजत दे देते। पर बहिष्कार इसीलिए किया क्योंकि एक तो उसमें कोई भी भारतवासी नहीं था। अगर एक भैया, एक तो आप हमारे लिए आए हो तो आपको पता तो होना चाहिए हम किस तरह से रहते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या करते हैं। अब आप तो आ गए बाहर से 7 लोग और आप हमको ऑर्डर्स दोगे तो वो तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई एक तो होना चाहिए था भारतीय जो आपको बता सके भारत की स्थिति क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना बच्चों। तो इसीलिए क्या किया, भारतवासियों ने इनका विरोध किया। अब ये तो आ गए वहां से, कहां से, विदेश से हम पे राज करने। अब इनने बोला वी विल डिसाइड योर फ्यूचर, हम आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और इन्होंने क्या बोला, एक तो आप हमको जानते नहीं, हमारी भाषा नहीं जानते, हमारी रिचुअल्स को नहीं जानते, हम किस तरह से काम करते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, सब कुछ तो अलग है, आप हमारा कैसे फ्यूचर डिसाइड करोगे। इन्होंने बोला नो वी विल डिसाइड योर फ्यूचर, हम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करके ही रहेगा। फिर गांधी जी ने बोला ये अच्छी बात है, एक तो सब हम यहाँ पे अपनी स्वतंत्रता और स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, ऊपर से आप हम पे एक्ट, कमीशन पे कमीशन थोपे जा रहे हैं और हम उसका विरोध शांति से कर रहे हैं तो वो भी आप नहीं करने दे रहे। ऊपर से आप एक नया कमीशन लेके आ गए कि सिर्फ 7 अंग्रेज हैं जो पूरी जांच पड़ताल करेंगे और उसमें एक भी भारतीय नहीं रहेगा। तो ये तो नाइंसाफी है। फिर ये वाला पॉइंट एक था टर्निंग पॉइंट, किस चीज का, वापस से लोगों में आक्रोश, क्रोध, देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने का। फिर वापस से लोगों में क्या जगी, देश के प्रति भावना, देश के प्रति प्रेम। जो थोड़ा बहुत माहौल ठंडा हो गया था, ये वही टर्निंग पॉइंट था जब अब
सब सामान्य बैठे थे, बिल्कुल निराश थे, इतनी सारी घटनाएं हो गई थी। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। जो आक्रोश, जो क्रांति लोगों के मन में धीरे धीरे करके एकजुट होके, एक साथ होके स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं डगमगा गई थी और शांत हो गई थी। अब इन्होंने फिर से विलन बन के आए और हीरो को फिर से जगा दिया। फिर हीरो ने अपना पावर फिर से दिखाया। हीरो कौन? भारतवासी। विलन कौन? साइमन कमीशन, मतलब साइमन। और जो भी अंग्रेज भारत में आए, वो ये 7 अंग्रेज, ये हो गए खलनायक। और फिर से नायक बन के कौन आ रहा है? हमारे भारतवासी, हमारे भारतवासी। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे कि साइमन कमीशन में एक्चुअल में कौन कौन सी धाराएं थी, क्या उसका पूरा ओवरव्यू था, वो अब हम जानेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला। साइमन कमीशन 1928 में, फिर से करेक्ट करूंगी, जब अंग्रेज ये बना रहे थे, तब बनाया कब? 1927 में, मतलब 1927 में। और लागू भारत कब आया ये कमीशन? ये कमीशन भारत आया, ये कमीशन जो है वो भारत आया 1928 में। अब 1928 में साइमन कमीशन आया। अब क्या हुआ, इसमें क्या था वो अब हम जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में नए कानून की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा। बनाया कब? 1927 में। भेजा कब? 1928 में। ये रट लो, 1927। जब आप अगर एमसीक्यू आएगा उसमें टिक, क्योंकि आता है बच्चों, बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं ये लिखा आता है, जैसे अगर एमसीक्यू भी आता है तो उसमें ऐसा लिखा आता है, ये आता है 1927 से लेके 1928। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूजन आ जाता है, एक डाउट आ जाता है कि हमको तो जो आशी मैम है, उन्होंने विनर्स ऑनलाइन क्लास में, उन्होंने विनर ऑनलाइन स्कूल में उन्होंने हमको ये बताया था कि भारत में कानून 1928 में आया था। तो यहाँ पे 1927 क्यों लिखा है? 1927 की तो कोई कहानी ही नहीं है। 1927 का मतलब है ये जब अंग्रेज कानून बना रहे थे, जब ये कमीशन अंग्रेज बना रहे थे, ब्रिटेन, मतलब जब अंग्रेज ये बना रहे थे कानून। और फिर कब लाए ये? 1928 में। तो जब भी अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिखे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, वो सही होगा। पर यदि लिखा है भारत में कब आया, तो आपका आंसर रहेगा 1928। और कब बना? 1927 में। आया समझ में बच्चों? साइमन कमीशन, जिसके बारे में अभी तक अच्छा, उस टाइम पे नारे भी बहुत लगे थे। अच्छा चलो एक रोल प्ले करते हैं अपन, ठीक है? जिनको बनना है, जिनको अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, जिनको ऐसे हे हाउ आर यू, व्हाट यू डूइंग, हेलो मैन हाउ आर यू, जिनको ऐसे बोलना अच्छा लगता है, वो साइमन के साथ कमीशन वाले पर्सन बन जाओ। और जिनको है हमारा भारत महान है, हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे, हम स्वराज लेके रहेंगे, साइमन गो बैक। तो कमेंट सेक्शन में जिन जिनको अंग्रेजी में डायलॉग बोलना है वो बोलो, और जिन जिनको हिंदी में डायलॉग बोलना है वो बोलो। फिर देखते हैं कौन सबसे ज्यादा साइमन गो बैक लिखेगा, क्योंकि इनको तो हमारी भाषा समझ में आएगी नहीं, है ना? तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन लिखना है। चलो कमेंट स्टार्ट कर देना, मैं बाद में देख लूंगी। और उसमें ये भी रहेगा कि किसने कितनी बार गो बैक साइमन कमेंट करा है ना? तो गो बैक साइमन। अब लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों करना पड़ा? साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसमें उस जो कमीशन, जो कमिटी थी, जो ग्रुप था, जो सदस्यों का ग्रुप था, जो कहाँ से आए थे?
विदेश से आए थे, भारत में आए थे, वो केवल 7 अंग्रेज थे और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध करा गया और क्या बोला गया? गो बैक साइमन, गो बैक, हम इसका बहिष्कार करते हैं। We will decide your future, ये किसने कहा? ये अंग्रेजों ने कहा, है ना? चलो कमेंट में करते रहो ताकि आपको ये याद रहेगा कि साइमन कमीशन जैसे आपके मुंह पे आएगा आप बता दोगे साइमन कमीशन क्या था। What was it? The British government sent the Simon Commission to India in 1928 to review the new law, but it did not include a single Indian member. अरे वो ईमान ना मान, तू मेरा मेहमान मैं तेरा मेहमान, हम माने या ना माने, आप तो मेहमान बन के आ गए हमें समझाने कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा चलेगा, वैसा ऐसा तो नहीं चलेगा ना। फिर हमने भी लड़ाई लड़ी, हमने भी बोला गो बैक साइमन। अच्छा, उस टाइम पे जो आंदोलन हुआ उसने इतना बढ़ चढ़ के वो आंदोलन सामने आए, लोगों ने काले झंडे फहराना चालू कर दिए, जहां से वो साइमन कमीशन के जो लोग निकलते थे ना, वहां लोग काले झंडे, काले कपड़े ऐसे दिखाते थे। ब्लैक, जनरली जो काला कपड़ा होता है, जैसे हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट, काला कानून है, तो उसको काला कानून, क्योंकि काला कलर एक ऐसा कलर है जो विरोध के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज के विरोध के लिए इस्तेमाल होता है। लोगों ने ऐसे यहाँ पे काली पट्टियां पहननी चालू कर दी थी, उसके विरोध में इतना विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, क्योंकि सही सी बात है ना, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब आगे जानेंगे और क्या था साइमन कमीशन में और क्या हुआ। जनता का विरोध, जैसा कि मैं आपको पहले ही इस घटना के बारे में बता चुकी हूं कि साइमन कमीशन में विरोध क्यों, भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। सही बात है, जबरदस्ती मैं आपके घर में घुसा हूं, खैर अब तो हमारी जान पहचान हो ही गई है, पर पहले की बात अगर कभी मैं ऐसे आ जाती और आप बोलती नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम बताएंगे, मैं करूंगी ये वो, तो आप क्या बोलोगे? अरे आप तो जबरदस्ती आ गए। तो बस यही सेम सेम यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है जब साइमन कमीशन की बात हो रही हो। तो जनता का विरोध, भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा, माना और पूरे देश में काले झंडे दिखाकर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के कमेंट चल रहे हैं कि हो गए? चल रहे हैं, चलो गुड, चलने दो, वेरी गुड। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। उसके बाद पब्लिक opposition Indians considered this an insult and across the country waved black flags and raised slogans of Simon, go back Simon. मुझे ये अच्छी लगी। We will decide your future. You can also speak like this, but गो बैक साइमन, हमको पता है हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ना, हमको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम साइमन। और जो भी लोग साइमन की टीम में, उनको जरा थोड़े से अच्छे ऐसे आप वो भी क्या बोलते हैं ना, नारे भी लगा सकते हो, गो बैक साइमन, अत्याचार अब नहीं चलेगा, स्वतंत्रता हम लेके रहेंगे, स्वराज हम लेके रहेंगे, है ना, हम स्वराज बनाकर रहेंगे, ऐसे आप कमेंट्स चलने देना, ठीक है। चलो अब कमेंट्स बंद करो, फटाफट से आ जाओ मेन इंसिडेंट्स पे। अब मुख्य घटना, इसमें बच्चों एक मुख्य घटना भी हुई, लाठी चार्ज। आपने देखा होगा अभी जितने भी आंदोलन, चाहे वो हम शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कर ले, चाहे हम वो ऐसे आंदोलनों की बात करें जिसमें थोड़ा सा क्रोध भी सामने आया लोगों का, लोग अहिंसा के रास्ते पे चलते चलते हिंसक भी हो गए, थोड़े ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे भी आंदोलन हुए। अब लाठी चार्ज, लाहौर में इसका शांतिपूर्ण विरोध, हर बार विरोध शांतिपूर्ण ही किया गया, पीसफुली, उसको बोलते हैं पीसफुली, शांतिपूर्वक ही किया गया, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए किया गया, सत्याग्रह की राह को अपनाते हुए सारे विरोध हुए। पर क्या हुआ फिर? कर रहे स्वतंत्रता सेनानी वो लोग
जो स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, स्वराज का सपना देख रहे थे, मन में अपने दिल में स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके चल रहे थे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा। लाला लाजपत राय जी पर पुलिस ने बेरहमी से लाठी चार्ज किया। अब ये एक इंसिडेंट ऐसा होता है बच्चों, आंदोलन चल रहा है। अब लाला लाजपत राय ने कहा, हर बार आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाते हो, पहले तो हम एकता में आते हैं, हम लोग सोचते हैं समझते हैं, उससे पहले आप दूसरी चीज लेके आ जाते हो। आपने हमें हमारे पैसों से हमें तंगी कर दी, हमारी हर चीज को खत्म कर दिया, उसके बाद आप अपने हर कमीशन को, हर एक्ट को, हर ऑर्डर को हमारे ऊपर थोपते जाते हो। हम फिर भी एक जो भी आंदोलन हम कर रहे हैं वो हम पीसफुली कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अब ये नया कमीशन लेके आ गए, हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे कमीशन, हमको नहीं मानना है। आप कौन, हम कौन, आप हमें जानते नहीं, हम आपको जानते नहीं, आप हमारी भाषा जानते नहीं। वी विल डिसाइड, फिर से वही बात, वी विल डिसाइड योर फ्यूचर, गो बैक साइमन। ये क्या है? तो उस वजह से लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत बड़े राजनीतिक, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ उसके बाद भी जो इंसिडेंट्स, उनमें भी उनका जिक्र है। तो पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें घायल होकर उनका निधन हो गया। ये एक घटना बहुत ही लोगों के लिए दुखदायी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, लोगों में एकता, विश्वास और स्वराज की भावना जगाते थे। अपने देश के प्रति भी वो लोगों के मन में राष्ट्रवाद जगाते थे, लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना जगाते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि अभी हमने ये सब कदम नहीं उठाए तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें भी इन सब चीजों से जूझना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अपना स्वराज, अपना भारत देश, अपना देश जहां वो खुल के सांस ले सके, उसे हर हर एक हिस्से को अपनी जो भारत माता का जो नाम दिया गया, वो इसीलिए कि वो अपनी भूमि को अपना जैसा वो फील कर सके कि नहीं, जो हम ले रहे वो हमारी ही भूमि है, तो वो ऐसा फील कर सके। उसके बाद और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। उनने बोला, हर जगह इन्होंने हमें बस प्रताड़ित किया है, टॉर्चर किया है, हमारे ऊपर इतना इतना अत्याचार करा है, अब तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सबके लिए क्वेश्चन मैं दे रही हूं, अगर साइमन एक्ट नहीं आता तो क्या जो देश में जो क्रांति की आवाज उठ रही थी और जो दब गई थी, तो क्या वो फिर से उठती यदि साइमन कमीशन नहीं आता? ये एक सोचने वाला, जस्ट जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, आपकी विचारधारा जानने के लिए कि आप किस टाइप से सोच रहे हैं, जरा आप डीप डाउन जाके सोचिए, क्या फिर से लोगों में क्रोध आता यदि साइमन कमीशन नहीं आता? ये आप सोचना। तो आपको ये जो पूरा घटनाक्रम है याद रहेगा। अब हम एक बार इंग्लिश में, मेन इंसिडेंट लाठी चार्ज, द पुलिस ब्रूटली लाठी चार्ज फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय while he was peacefully protesting in Lahore. He succumbed to his injuries, sparking nationwide outrage against the British. अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ही गुस्सा, लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि अब जब ये कमीशन आया, अब चलिए अब एक एमसीक्यू दे देती हूँ, फिर से हम एक 5 सेकेंड का टाइमर दूंगी, बहुत जल्दी बता दोगे आप ये। आई थिंक अब तक तो आधे बच्चों को आंसर आ भी गया होगा। 5 सेकेंड्स का टाइमर, कितने सेकेंड्स का टाइमर? 5 सेकेंड्स का टाइमर चल रहा है आपके लिए। चलिए 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। जिन्होंने आंसर कमेंट में लिख दिए हैं, थैंक यू। जिन बच्चों ने आंसर अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, थैंक यू, थम्स अप। तो चलिए अब हम आंसर, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? सबसे बड़ा रीजन सबको पता है,
वी विल डिसाइड योर फ्यूचर। हमने बोला गो बैक साइमन, हमने इतनी इंग्लिश सीख ली थी कि गो बैक साइमन, क्योंकि उनको हिंदी समझ ही नहीं आती थी, तो गो बैक साइमन। चलिए, यह बहुत देर से भारत आया था? नहीं, इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इसने करों में भारी वृद्धि कर दी थी? नहीं, इसने भारत का विभाजन करने का प्रस्ताव दिया था? नहीं। तो सही आंसर सभी बच्चों को पता चल गया। अगर ये कर लिया तो 1 मार्क एग्जाम में बिल्कुल डन डन डनाडन, पक्का पक्का पक्का। चलो ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम चलते हैं, अब उसके बाद क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। अब लोगों में बहुत ही गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा, कि हर चीज में, हर जगह ये लोग कहीं भी हमारे साथ सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। जब ये असहयोग कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे थे, पर बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम बन गए, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे लोगों में एक आक्रोश जगे, एक क्रोध जगा कि अब हम इनको सहयोग नहीं करेंगे, अब हम असहयोग आंदोलन को ही अपनाएंगे जो गांधी जी द्वारा चलाया गया। ये हम बहुत अच्छे से जानते आ रहे हैं। अब लाहौर अधिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लाहौर अधिवेशन क्या है, कब और कहाँ और कैसे हुआ? अब लोगों के मन में आया, अब ये तो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, अब हमें तो स्वतंत्रता ही चाहिए, अब हम किसी भी तरह से इन लोग के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। पूर्ण स्वराज की बात, पूर्ण स्वराज की बात, पूर्ण स्वराज की बात कहाँ से उठी? लाहौर अधिवेशन से। कहाँ से उठी बच्चों? लाहौर अधिवेशन से 1929 में, 1929 में। कहाँ से उठी? लाहौर अधिवेशन से। अब लाहौर अधिवेशन क्या है, क्या था, वो हम जानेंगे। कब और कहाँ, कब और कहाँ हुआ? यह बैठक दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुई थी। अब ये एक ऐसी एक सेशन हुआ, एक सभा हुई, किस विचारधारा को लेके हुई? अभी तक हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद हमने आंदोलन किए, उसके बाद कुछ आंदोलन हिंसक हो गए, हम अहिंसा, हम सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहे थे, अहिंसा के, हम हिंसक नहीं होना चाह रहे थे। गांधी जी ने बोला हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, पर कुछ आंदोलन थे जो हिंसक हो गए थे तो उन्हें स्थगित कर दिया गया। पर फिर भी उन्होंने देखा कि अब तो ये जो साइमन कमीशन आ गया, इसके बाद ये और कुछ लाएंगे, फिर और कुछ, तो अब तो हम पूर्ण स्वराज, अब हम स्वतंत्र होके रहेंगे। ये बात, ये विचारधारा कहाँ रखी गई? ये विचारधारा रखी गई लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ और कहाँ हुआ यह बैठक? दिसंबर में लाहौर में रावी नदी, 1929 मतलब 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुई थी। अब उद्देश्य, इसका अध्यक्ष चेयरमैन, इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मतलब वो पर्सन जो लोगों को गाइड करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से हमें इसको फॉलो करना है, जो रणनीतियां बनाएगा, कहाँ से क्या होना है, कैसे होना है, या आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। ये लाहौर अधिवेशन में ये सारी बात की पूर्ण स्वराज की बात कैसे आगे बढ़ी। तो अध्यक्ष चेयरमैन, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मुख्य मांग, इसमें कुछ डिमांड्स थी। क्या डिमांड थी इसमें? जब
ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ तो इसमें कुछ मुख्य डिमांड रखी गई। क्या डिमांड रखी गई? इसमें कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब बात आ गई पूर्ण स्वराज की। क्यों आ गई पूर्ण स्वराज की बात? क्योंकि हर बार अत्याचार हम नहीं सहेंगे, है ना। अगेन साइमन आया, वी विल डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। कमेंट सबका स्टॉप हो जाना चाहिए, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों। चलिए, तो अब इसमें कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की बात करी। अगेन मैं एक और क्वेश्चन पुट अप करती हूं, अगर साइमन कमीशन नहीं आता तो क्या फिर से लोगों के अंदर वो क्रोध, वो आक्रोश आता? नहीं आता। उसके बाद एक और क्वेश्चन, अब जब आक्रोश आ गया और जब साइमन कमीशन, तो क्या पूर्ण स्वराज तक हम पहुंच पाते? क्या पूर्ण स्वराज की बात लोगों के दिमाग में बैठ पाती? ये आपको हाँ या ना में कमेंट कर सकते हो। आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता था, या जो भी है आपको इमेजिन करना है बच्चों। जब भी हम भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चों आपको हर एक एक घटनाक्रम को इमेजिन करना होगा, देखना होगा, मन में विचार लाना होगा कि क्या उस समय ऐसा हुआ होगा जिस वजह से ये इंसिडेंट्स हुए। तो आप एक बार सोच के देखिएगा, है ना। चलिए वापस आते हैं। अब वहां पे पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी आजादी, स्वराज आजादी, पूरा हमारा देश, स्वराज हमारा खुद का राज हो, उसको बोलेंगे स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया। स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया, है ना। इन दिस कांग्रेस पास रिजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, complete independence from the British for the first time। पहली बार यदि प्रश्न आया, पहली बार कब पूर्ण स्वराज की बात उठाई गई और कहा? लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की बात उठाई गई। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। अब यहां तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 जो कि हमारा गणतंत्र दिवस के उसमें है, तो 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पे पहले ही डिसाइड हो गया था, मतलब कि हम अब इस साल पे, इस ही तारीख पे, हम ये जो साल है, ये जो तारीख है, इसी तारीख पे हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना के रहेंगे, हम स्वतंत्र होके रहेंगे, पूर्ण स्वराज हम करके रहेंगे। एक गोल सेट करा गया, एक टारगेट सेट करा गया। जैसे आप अभी, आपका टारगेट है कि हम बोर्ड में टॉप करके रहेंगे, जब भी बोर्ड एग्जाम आएगी तो हम विनर्स के ऑनलाइन स्कूल के साथ अच्छी तैयारी करके हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करके रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे ये सारी बात रखी गई कि हम ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 मतलब 1930 को हम पूर्ण स्वराज करके रहेंगे, हम स्वतंत्र होके रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। अब एक प्रश्न आता है, अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है वो प्रश्न हम पढ़ेंगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस प्रमुख मांग को स्वीकार किया गया? किस प्रमुख मांग को स्वीकार किया गया? पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स, इस प्रतीक को, और या फिर इनमें से। देखो बच्चों, एक यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आपको। सबसे पहली बात, जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही ये एक बात बताना मैं भूल गई थी, उन्होंने ही ये विचारधारा रखी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और गांधी जी ने भी सबसे पहले ये विचारधारा रखी थी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, है ना। चलिए, ये एमसीक्यू आप पढ़ के
रखिए और मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ। 5 सेकेंड्स, फिर से काउंटडाउन बिगिंस 5 सेकेंड्स। चलिए 5 सेकेंड्स मैं आपको दे रही हूँ। आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किस प्रमुख मांग को स्वीकार किया गया? किस प्रमुख मांग को स्वीकार किया गया? पूर्ण स्वराज की बात रखी गई। पूर्ण स्वराज की बात रखी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक और टर्निंग पॉइंट, एक और थ्रिलिंग स्टोरी। अगेन नायक वर्सेस खलनायक, भारतीय वर्सेस अंग्रेज, हीरो वर्सेस विलन। अब आप सोच रहे होंगे ये जो पीछे ये मेज है सही है? हाँ ये सही है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आपको खाने की थाली दिख रही है, बढ़िया अच्छी बढ़िया, और साइड में रखा है ये क्या है? ये रखा है नमक। चलो देख लिया इमेज। अब मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब सिलेक्ट तो दोनों ही करना है। अब ये जो थाली है ये मैं आपको दूंगी कितने रुपए में? 60 रुपीज, 60 रुपए में, ठीक है? 60 रुपीज, 60 रुपए में। पर ये जो थाली है इसके कंडीशन है। पूछो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस थाली में जितनी भी सब्जियां हैं और ये चावल है और जो पूड़ी है इसमें नमक नहीं है। इसमें ये नमक के बिना है। ये नमक के बिना आपको मिलेगी 60 रुपीज में। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये थाली हमको खानी नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं, इसमें नमक ही नहीं है। अब नमक मैं दे दूंगी, मैं दूंगी नमक, पर नमक के लिए आपको अलग से मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे बच्चों? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए अलग से। मतलब खाने की थाली 60 रुपीज की और नमक है 100 रुपए का। कितने का है नमक? 100 रुपए का। आप तो खा सकोगे, ले लो नमक 100 रुपए का। अब बात आ रही होगी नमक 100 रुपए का, ये क्या बात कर रही है आशी मैम, ये ऐसा क्यों बोल रही है आशी मैम? मतलब ये क्यों बोल रही है? मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों ने जो नमक है, जो नमक जैसी चीज है, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट का स्वैग कर दिया था। मतलब सॉल्ट को इतना महंगा कर दिया था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब सॉल्ट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर तो हो गया ना नमक महंगा। यदि ये थाली खानी है तो नमक तो लेना पड़ेगा, और नमक का टैक्स बढ़ा दिया, नमक पे टैक्स कर दिया। और नमक मैंने भी यहाँ पे 100 रुपए का कर दिया क्योंकि टैक्स भरना है मुझे, मैं उस टाइम पे हूँ। अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ चैप्टर जो हमारा भारत में स्वराज है, तो मैं उसी टाइम पे हूँ, तो मैं तो नमक 100 रुपए का ही दूंगी। तो कुल मिला के बच्चों बात ये है कि उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक और नई हमें एक ऐसी मतलब ऐसा अत्याचार फिर से किया उन्होंने। ये सारे घटनाक्रम तो चल ही रहे थे। अब हमने भी ठान ली थी हम तो स्वराज लेके रहेंगे। अब उन्होंने बोला इनको कैसे और वीक करें, कैसे और तोड़े। उनने लगा दिया टैक्स, किस पे? नमक पे लगा दिया उनने, नमक पे टैक्स। कितने का? टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब हमको खाना खाना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना खाना खाए हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने सोचा अब नमक एक ऐसी चीज है बच्चों जो हर व्यक्ति खाता है, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, राजनीतिक व्यक्ति भी खाता है, मजदूर भी खाता है, आदिवासी भी खाता है, शिक्षक भी खाता है, सभी बिना नमक के खाना कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। अब उन्होंने सॉल्ट एक्ट, नमक कानून बना दिया। पहले साइमन कमीशन,
अब नमक कानून देख लो, कितना ज्यादा अत्याचार। अब नमक कानून, सॉल्ट एक्ट आ गया, 1882 में आ गया सॉल्ट एक्ट। 1882 में आ गया कौन सा एक्ट? सॉल्ट एक्ट, अंग्रेजों का कानून, है ना। अब इसमें ऐसा क्या था, अब उन्होंने क्या करा, एक तो उन्होंने बोल दिया कि आपको नमक का टैक्स देना पड़ेगा, सॉल्ट का कर भरना पड़ेगा, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन, आप नमक बना नहीं सकते, आप नमक नहीं बना सकते। तीसरी बात, नमक की खरीदी बेची आप नहीं कर सकते। आपको यदि नमक लेना है तो वो हमसे लेना है। हमसे किनसे? अंग्रेजों से, विलन से। फिर से मैं आपको वही स्टोरी बता देती हूँ। विलन मतलब ब्रिटिशर्स, हीरो मतलब हम, हिंदुस्तानी HH हीरो, हिंदुस्तानी भारतीय, ऑब्लिक B मतलब भारतीय। तो अब विलन ने कहा आपको अब हमको क्या देना पड़ेगा, नमक के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आप नमक बना नहीं सकते। तीसरा, नमक चाहिए तो हम ही से ही खरीद सकते हैं, बाकी और आप कहीं से भी नमक खरीद और बेच नहीं सकते। अब जानते हैं इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स थे। अंग्रेजों का कानून 1882, ब्रिटिश लॉ 1882, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर भारत में नमक बनाना और बेचने पर अपना कब्जा कर लिया था। मतलब हम ही नमक बनाएंगे और हम ही नमक बेचेंगे और टैक्स भी हम ही खाएंगे। मतलब चट भी हमारी, पट भी हमारी, ठीक है, सब हमारा, तुम हो ही नहीं यहाँ पे, सब हमारा, है ना। इसी बात पे गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, भारत छोड़ो। ये बात लोगों के मन में और उत्सुकता से, और लोगों के मन में गुस्सा है और ये बात और आगे गई। चलिए, किसी भी भारतीय को खुद नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी भारतीय को नमक बनाने की आजादी नहीं थी, है ना। ये तो आपको यहीं पे लर्न हो जाना है। यदि नमक कानून के बारे में आया तो क्या था वो कानून? 3 पॉइंट्स मेरे साथ बोल लो। टैक्स, भारी टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जो नमक खाएगा। जैसे मैं आपको वो थाली दे रही थी बिना नमक की, तो आप बिना नमक की थाली तो खाओगे नहीं, नमक तो लोगे, तो नमक का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आप नमक खुद से खरीद बेच नहीं सकते और नमक बना भी नहीं सकते। मतलब हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए और मुंह तो पहले से बांध दिया। ये ऐसी एग्जाम्पल, एक ये तरीका था उनका कि कैसे इन लोगों को और परेशान करके बिल्कुल हम पूरा भारत पे कब्जा ही जमा ले एकदम और अच्छे से। इनकी जो स्वतंत्रता की भावना है ना, वो भी बिल्कुल खत्म होती जाए, क्योंकि जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे काम करोगे? ताकत तो चाहिए ना, है ना। ताकत कहाँ से आएगी? खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो आएगी ताकत। तो बस यही हुआ उन्होंने। अच्छा, नमक ही क्यों? नमक ही क्यों मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नमक को इसीलिए, सॉल्ट को इसीलिए चुना क्योंकि ये हर वर्ग का इंसान यूज करता है। सभी के घर में नमक होता है, सभी नमक खाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने सबसे मेन जड़ किसको पकड़ा? नमक को पकड़ा, है ना। तो नमक इस तरह से याद रखेंगे हम, क्योंकि नमक हर क्षेत्र का इंसान, हर पर्सन, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति खाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ठीक है। भारी टैक्स, हैवी टैक्सेस, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अंग्रेजों ने नमक जैसी बुनियादी चीज पर भारी टैक्स लगा दिया था, है ना, जिससे अमीर और गरीब दोनों ही परेशान थे। उनको कुल मिला के किसको परेशान करना था? सभी को। उनका कोई एक ऐसा मोटिव नहीं था कि नहीं हम सिर्फ अमीरों को ही परेशान करेंगे, हम सिर्फ मजदूरों को ही परेशान करेंगे, हम सिर्फ गांव में किसान को ही। उनको सभी को परेशान करना और पूरी तरह से अपना कंप्लीट, बोलते हैं ना, पूरा निचोड़ लेना कि नहीं अब तो हम इनको पूरा ही खत्म ही कर देंगे और भारत में अपना डेरा डाल के बैठ जाएंगे। ये था उनका, उनकी मंशा, उनकी इच्छा, उनकी
ये वो थी एक चालाकी मान सकते हो आप। अब बात करते हैं, अब हुआ ये, अब देखो, अब बापू जो हैं वो हमारे हीरो थे। अब गांधी जी ने कि सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि जिससे हम स्वतंत्रता की लड़ाई और ऊंचाई पे ले जा सके, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत और ही गलत हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, जब हम बिना हथियार के, बिना लड़े, बिना हिंसा के आगे बढ़ सकते, तो क्यों ना हम और आगे बढ़ते चले। तो बस हुआ यही, पूरा हुआ यही, नमक कानून का उल्लंघन। अब जब नमक कानून आ गया, अब नमक कानून का क्या करना है, उल्लंघन करना है। हम कोई कानून मानेंगे नहीं, हम अब कोई कानून मानेंगे ही नहीं। अब जो भी कानून बनाया इन्होंने उसका हम करेंगे उल्लंघन। अहिंसक आंदोलन, इसमें कोई भी हिंसा नहीं की गई, उन्होंने सारे रास्ते अहिंसक चुने, है ना, जितने भी रास्ते चुने उन्होंने अहिंसक चुने। अब उसमें क्या चुना वो देखेंगे। 1930 में 1930 में उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने, अब आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है इसमें क्या है, हमारे हिंदू भाई हैं, भारतवासी हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जुड़े हुए हैं उसमें, है ना, सभी जुड़े हुए हैं उसमें बच्चों। तो अब यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आता है, एक और इंटरेस्टिंग कहानी आती है, एक और थ्रिलर पॉइंट आता है, ठीक है। तो अब इस थ्रिलर पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा चलिए बच्चों, आज के लिए मैं आपको बता दूं कि ठीक है, इतनी क्लास आपके लिए आज के लिए बहुत ही, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आगे की कहानी मैं आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ के जाती हूँ, एक क्वेश्चन। चलिए एक प्रश्न लीजिए, यदि आपको अब नमक पे टैक्स लगा दिया जाए, है ना, और नमक आप खरीद नहीं सकते और नहीं बेच सकते, तो आप क्या करते। और यदि आप, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, यदि आप गांधी जी की जगह होते या आप उस समय होते, तो आप क्या कदम उठाते, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ही हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं तक थी। जय हिंद जय भारत। पर आपको मेरे कोई भी नोट्स या जो भी आपको, मैंने ये पीडीएफ दिख रही है इसमें जो भी नोट्स है ये आपको चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल्स बता देती हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी पीपीटी मेरी है। हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे मेन प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप आगे बढ़ के फ्यूचर टॉपर बन जाएंगे, विनर्स ऑनलाइन स्कूल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमसे, हमारे साथ इससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास, हमारे पास और भी हमारे प्लेटफॉर्म है, आप जल्दी से जल्दी हमारे सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और बन जाइए फ्यूचर टॉपर, एमपी बोर्ड के फ्यूचर टॉपर। चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।